हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज की इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 की जो एक विशेष श्रृंखला हमारी चल रही है उसको हम लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सभी को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने जैसे ही हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है और उसके अलावा भी मैं जो देख रहा हूँ आप लोगों के एनालिटिक्स यहाँ पर में, जब क्योंकि आप लोगों से पहले एनालिटिक्स मुझे यहाँ पर में देते हैं, तो आप सभी लोगों को सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। 5,50,000 प्लस का आपका ये फैमिली हो चुकी है। आपकी हमारी जो ये फैमिली है, ठीक है, अब ये 5,50,000 की फैमिली हो चुकी है, 5.5 लाख। और बहुत जल्द जो है फ्रेंड्स हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 मिलियन का जो ये परिवार है, हमारा अपना आपका अपना जो परिवार है, ये 1 मिलियन का परिवार हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए जो कोशिश करने की पड़ेगी फ्रेंड्स, वो पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जी जान लगा देंगे हम लोग। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ में। देखिए फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन जहां से हमने पिछले बार कल जो हमारा रुक गया था, ठीक है, आपको पता है ना, कल कुछ कारण थे जिस वजह से वॉइस रुक गई थी, ठीक है। तो बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और 1,000 से ज़्यादा लाइक्स भी कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का फ्रेंड्स। चलिए, तो देखिए अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स ऑपरेशन फ्लड की, तो ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, ये बाढ़ से रिलेटेड नहीं है। ये किससे रिलेटेड है ये जल्दी बताइए आप सभी लोग। तो ये रिलेटेड है आप लोगों का मिल्क से, मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे भारत के अंदर में मिल्क मैन किसको कहा जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, यह आप लोगों को याद रखना है। तो ये कहा जाता है वर्गीस कुरियन को, वर्गीस कुरियन। इनका हैप्पी वाला बर्थडे कौन से दिन आता है, जिस दिन हम लोग नेशनल मिल्क डे मनाते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट वाले आप लोगों से पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, हमारे भारत के अंदर में नेशनल मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे, ठीक है, नेशनल मिल्क डे। ये भी आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम के अंदर में आने की बहुत 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 प्रबल संभावना है इनकी, ठीक है। चलिए, तो लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स जितने भी लोग देख रहे हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन फ्लड। अच्छा, ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को कल बता रहा था कि कौन कौन सी चीजें किस चीज से रिलेटेड होती है, ठीक है। इस पर भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा और ये आप लोगों को इमेज भी मिल जाएंगी, इमेज वाला जो सेक्शन है आपका ऐप के ऊपर में, उस पर। और जो टीचिंग परीक्षा का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है, दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप है, इन सभी जगहों के ऊपर में आप लोगों को मिल जाएगी ये इमेज, ठीक है। तो नीली क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, मछली उत्पादन से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति के बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि वर्गीस कुरियन जो है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है, उनको ये श्रेय दिया जाता है। और दूध उत्पादन के क्षेत्र से ये रिलेटेड है। हरित क्रांति ओवरऑल जो है फ्रेंड्स, ये आपका जो धान है, जो आपका बेसिकली खाने के ऊपर में जो हमारी निर्भरता थी दूसरे देशों के बारे में, उसको खत्म करने के लिए लाई गई थी भारत के अंदर में 1966-67 के अंदर में, ठीक है। इसका श्रेय भारत के अंदर में जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर में, ठीक है, हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग। प्लीज ये याद रखेंगे आप सभी लोग। देखो अभी ना ये 2 पॉइंट अभी के अभी सभी के सभी लिख दो कमेंट के अंदर में, या जैसे भी, या बोल दो कम से कम एटलीस्ट अपने मन में। भारत के अंदर में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन, लेकिन अगर पूरे दुनिया की बात करें, ठीक है, हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है। कौन से देश के थे ये, मैक्सिको थे, मैक्सिको के। अब देखो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये कौन से देश के थे, मैक्सिको के थे, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके। चलिए, अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के अंदर में पूछा गया, आपके एग्जाम का क्वेश्चन, देखिए डायरेक्टली आपके एग्जाम का क्वेश्चन, पिंक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विद, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, अनियन प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर, एग प्रोडक्शन। देखो एग की मैं बात करूं फ्रेंड्स, इसको रजत क्रांति कहते हैं आप लोग, रजत क्रांति या सिल्वर रिवॉल्यूशन कहा जाता है इसको, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर रिवॉल्यूशन, ओके। वही अगर मैं फर्टिलाइजर की बात करूं तो आप लोग इसको धूसर या फिर ग्रे क्रांति बोलते हो, ग्रे, ठीक है, रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हो उसको, धूसर क्रांति, ग्रे रिवॉल्यूशन। अनियन रिवॉल्यूशन जो है आप लोगों का ये फ्रेंड्स गुलाबी क्रांति से रिलेटेड है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो कि रजत क्रांति या फिर सिल्वर रिवॉल्यूशन, अंडा, ठीक है, और पोल्ट्री, तो एग रिवॉल्यूशन जो है आप लोगों का रजत क्रांति हो गया, ठीक है। दूसरा वाला आप लोगों को कौन सा था, सिल्वर, आपका ग्रे रिवॉल्यूशन, उर्वरक, फर्टिलाइजर, तो ग्रे क्रांति या धूसर क्रांति इसको कहते हैं। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर गुलाबी क्रांति जो आपसे पूछा था, झींगा उत्पादन, ठीक है, और दूसरा प्याज उत्पादन। तो प्याज आपका दिया हुआ था, तो आंसर हो जाएगा गुलाबी क्रांति, अनियन, ठीक है।
तो इस तरीके से करना था आप लोगों ने। कितने लोगों का सही हुआ ये क्वेश्चन, और तीनों के तीनों याद हो गए हैं? हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से, अगर तीनों के तीनों याद हो गए आप लोगों को। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मनीष कौशिक, गुड। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में काली क्रांति किससे संबंधित है? ब्लैक रिवॉल्यूशन। लीजिए एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसको भी हम लोग याद करेंगे अभी। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना है आप लोगों ने। संडे के दिन आप लोगों की टेस्ट है, आई होप आप लोगों को याद होगा सभी को। तो एकदम एग्जैक्ट जो है 1 बजे सारे के सारे लोग आ जाएंगे, लाइव टेस्ट होंगी आप लोगों की। तो देखिए, ब्लैक रिवॉल्यूशन, काली क्रांति किससे संबंधित है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो काली क्रांति जो है फ्रेंड्स ये क्रूड ऑयल जो प्रोडक्शन है, कच्चा तेल का जो उत्पादन है, उससे रिलेटेड है आप लोगों की। ठीक है, क्रूड ऑयल से रिलेटेड। तो प्लीज इसको भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, काली क्रांति आप लोगों की। ठीक है, काली क्रांति। तो ये गुलाबी, नीली, रजत, लाल, गोल्डन, सिल्वर, ग्रे, इंद्रधनुष, ये वाली क्रांतियां तो याद रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, इवन पीली क्रांति भी याद रखनी है। लेकिन एक और जो क्वेश्चन आप लोगों का बनता है वो यहाँ पर मैं बता दिया, ब्लैक रिवॉल्यूशन, काली क्रांति किससे संबंधित है? तो वो जो क्रूड ऑयल होता है ना आपका, वो एकदम काले कलर का दिखता है जब निकालते हो उसको जमीन में से, एकदम चिपचिपा सा पदार्थ होता है काले कलर का। ठीक है, थिक, उसी को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और अलग अलग चीजें बनाई जाती है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? अब देखिए ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, आपके TRE 3 का जो लीक पेपर था उसके अंदर में भी पूछा गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बाबू कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में बिहार के नेता, बिहार के अंदर में बिहार से लड़ाई लड़ने वाले, आरा जगदीशपुर से। ठीक है, तो 26 अप्रैल, ठीक है, 1858 को जो है फ्रेंड्स इनका निधन हो गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। और ये आप लोगों को जो है टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में जो फ्री कंटेंट दिया हुआ है उसमें भी है आपका, 26 अप्रैल 1858 को जो है इनका निधन हो गया था। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इसी के ऊपर में बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी जो है BPSC के एक एग्जाम के अंदर में आ भी चुका था। ठीक है, और यहाँ पर मैं उसने रिपीट किया और आपको मैंने पढ़ाया था वो क्वेश्चन। ठीक है, इसी वजह से आप लोग जो लोग टीचिंग परीक्षा परिवार के सदस्य, आप सभी लोग, ठीक है, आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप लोगों को जो है फ्रेंड्स हर चीज़, हर संभव चीज़ जो है वो रिवाइज करवाई जा रही है, बार बार पढ़ाई जा रही है। जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से याद करवा दिया जा रहा है। हो सकता है कि आप कुछ दिन बाद भूल जाओ, इस वजह से आपकी रिवीजन भी करवाई जा रही है साथ साथ में। चलिए, हर्षवर्धन रूल्ड इन विच कंट्री सेंचुरी? ठीक है, हर्षवर्धन जो था, हर्षवर्धन नाम का एक शासक था मध्यकाल के अंदर में। ठीक है, भारत के अंदर में उसने शासन किया है इस तरीके से, प्राचीन और मध्य भारत के बीच वाला जो समय काल था उस समय की बात है। ठीक है, इस काल के इस समय यहाँ पर में उसने शासन किया है। ठीक है, हर्षवर्धन ने उत्तर भारत के अंदर में। ठीक है, कन्नौज उसकी राजधानी थी, पहले थानेश्वर उसकी राजधानी हुआ करती थी हरियाणा में, उससे शिफ्ट करके उसने अपनी राजधानी को कन्नौज बना लिया था। यूपी सुपर टेट के अंदर में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। देखिए, तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स हर्षवर्धन की, तो जो हर्षवर्धन है वो 7वीं शताब्दी के अंदर में जो है उन्होंने उत्तर भारत के अंदर में शासन किया। ठीक है, नर्मदा नदी तक उसकी बॉर्डर थी यहाँ पर में, दक्षिण में यहाँ पर में, उत्तर में उसने शासन किया है, लेकिन नीचे में उसकी जो बॉर्डर थी वो नर्मदा नदी तक थी। नर्मदा नदी उसने पार करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलकेशिन II से वो हार गया था और फिर कभी भी नर्मदा नदी उसने पार नहीं की। हर्षवर्धन, ठीक है, ये राजा था वर्धन वंश का या पुष्यभूति वंश जिसको कहते हैं उसका राजा था, सबसे काबिल राजा उनके वंश का। ठीक है, इसका दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट, बाणभट्ट इसके दरबारी कवि का नाम था, जिसने हर्षचरिता नाम की पुस्तक लिखी है। ठीक है, हर्षवर्धन की राजधानी पहले थानेश्वर हुआ करती थी। कौन सी? थानेश्वर, थानेश्वर। फिर बाद में जो है फ्रेंड्स उसने अपनी राजधानी को कन्नौज में शिफ्ट कर लिया, कन्नौज, कन्नौज। ठीक है, तो उसकी कैपिटल बाद में क्या बन गई थी? कन्नौज की, कन्नौज बन गई थी। तो ये आपका NCERT में दिया हुआ था, देख सकते हो आप लोग, हर्षवर्धन का शासन, ठीक है, ये 1606 से 1647 तक रहा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपने जो 7th सेंचुरी बताया, 7वीं शताब्दी, ये तो 1606 है। तो मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, ठीक है, जो आप लोग अभी जो चीज़ चल रही है, जैसे भारत के अंदर में देखो आप,
भारत बोल रहा हूँ आपको, दुनिया के अंदर में देखो अभी आप लोग हमारी, ठीक है, जिस भी समय के तरफ में हम लोग आगे बढ़ रहे होते हैं वो वाली सेंचुरी गिननी होती है। जैसे कि 1901 से लेकर, ठीक है, आपका, ठीक है, सन 1900 से लेकर, ठीक है, 1999 तक, ठीक है, आखिरी तक कौन सी वाली शताब्दी चली? आप लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में 2000 की तरफ जा रहे थे ना, 2000 तक जो आप समय तक जा रहे थे, जिस समय की तरफ में आप लोग आगे बढ़ रहे थे, वो समय हो जाएगा आप लोगों का 20वीं 20th सेंचुरी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 1857 की क्रांति कौन से शताब्दी में हुई थी, तो आप 1800 से स्टार्ट होकर, ठीक है, 1900 की तरफ में जा रहे हो, है ना। तो जिधर साइड जा रहे हो, जिधर साइड आपका जो है वो शताब्दी जा रही है, वो वाला काल जो है इसको माना जाएगा, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो ये आप लोगों की 19वीं शताब्दी हो जाएंगी। तो वैसे ही अगर मान लीजिए उसने 1606 से शासन अपना स्टार्ट किया, ठीक है, 606 से, तो 600 से स्टार्ट, 600 के बाद से है, और ये जा रहा है आप लोगों का 700 तक, तो इसको 7वीं शताब्दी बोला जाएगा, ठीक है। अगर 600 क्रॉस कर दिया 700 की तरफ जाते हुए वो समय काल, तो उसको वो शताब्दी माना जाता है, ठीक है। चलिए, और अभी हम लोग जो है फ्रेंड्स मान लीजिए 2024-25, ठीक है, तो आपका 2024 जो है फ्रेंड्स ये 2021 की तरफ, 2100 की तरफ में जा रहा है, 2100 की तरफ में, है ना। तो हम लोग 21वीं शताब्दी में, 21st सेंचुरी के अंदर में, ऐसा मानते हैं हम लोग इसको। आई होप अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर में हमारे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। प्रसिद्ध गुप्तकालीन दशावतार मंदिर, जिसे उत्तर भारत के सबसे पुराने पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है, कहाँ पर में स्थित है? देखिए, द फेमस गुप्ता पीरियड दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर जो है फ्रेंड्स बहुत फेमस एक टेम्पल है, ठीक है। आपको बताना है कि दशावतार मंदिर जो है वो कहाँ पर में स्थित है, ठीक है। नाचा कुटरा में, भीतर गांव के अंदर में, तिगावा में, देवगढ़ के अंदर में, कहाँ पर में स्थित है, बताइए। वेरी गुड। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मंदिर है ना आप लोगों का, ठीक है, दशावतार मंदिर जिसको आप लोग कहते हो, आप लोगों के आंसर्स अभी भी अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, कुछ लोग ठीक है नछा कुठारा बोल रहे हैं, नशना कुठारा बोल रहे हैं, कुछ लोग भीतरगांव, कुछ लोग तिगावा, कुछ लोग देवगढ़ बोल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि गुप्त काल का जो प्रसिद्ध दशावतार टेम्पल है गुप्त काल का, वो कहाँ पर में लोकेटेड है? वो लोकेटेड है आप लोगों का देवगढ़ के अंदर में, ठीक है, देवगढ़ के अंदर में लोकेटेड है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। और अभी भी जो आप लोग आंसर कर रहे हैं फ्रेंड, जैसे कि अलग अलग आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है जी, बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है आप लोगों का, ललितपुर जो है ना आपका, आपको पता है वो मध्य प्रदेश के ऊपर में, जस्ट आप देखोगे मध्य प्रदेश के अंदर में ऐसा जो घुसा हुआ पार्ट है ना उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर में। तो देवगढ़, ठीक है, ललितपुर, ललितपुर यूपी, ठीक है, यहाँ पर में मिलेगा आपको दशावतार मंदिर, गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है फ्रेंड्स ये, ठीक है। गुप्त काल के समय में बनाया गया था दशावतार मंदिर, ठीक है, नागर स्टाइल में बनाया गया था, क्योंकि उत्तर में नागर स्टाइल ही आप लोगों की प्रसिद्ध थी, ठीक है, और दक्षिण भारत के अंदर में द्रविड़ स्टाइल प्रसिद्ध थी मंदिर बनाने की। तो ये नागरा, द्रविड़, ठीक है, ये सब क्या है आप लोगों की मंदिर बनाने की शैली है, मंदिर बनाने की कलाएं है। तो दशावतार टेम्पल देवगढ़ में बनाया गया था 6वीं शताब्दी में, ठीक है, गुप्ता काल के समय काल में। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, एक और चीज़ है आप लोगों का, एक लक्ष्मण टेम्पल है खजुराहो के अंदर में, लक्ष्मण टेम्पल, चंदेला किंग धंग देव जो थे उन्होंने बनाया था लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो के अंदर में, ठीक है। और खजुराहो में ज़्यादातर मंदिर जो है फ्रेंड्स वो विष्णु भगवान को समर्पित है। सन टेम्पल कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, ये 1240 में बनाया गया था आप लोगों का, ठीक है, गुप्ता जो गंगा डायनेस्टी थी, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, उसके राजाओं के द्वारा, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन ये भी बनता है, कोणार्क का सन टेम्पल किसने बनाया था? यहाँ पर मैं आपसे ये बोला गया ईस्ट गंगा डायनेस्टी के अंदर में, लेकिन उस राजा का नाम अगर आप लोगों से पूछ ले कि किसने बनाया था, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में? नरसिंह देव वन, ठीक है। तो नरसिंह देव वन ने, ठीक है, तो नरसिंह देव वन, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, नरसिंह देव वन, ठीक है। कौन से वंश का था वो? ईस्ट गंगा डायनेस्टी का शासक था। कोणार्क मंदिर
कोणार्क मंदिर, सन टेम्पल या सूर्य मंदिर जो बोलते हैं आप लोग। अच्छा ये कहाँ पर में लोकेटेड है आप लोगों का, ये बता सकते हो कोणार्क नाम की जगह कहाँ पर में? जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर में जल्दी से बता देंगे। सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहिए फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिलती रहे। उड़ीसा के अंदर में आंसर कर रहे हो आप लोग, तो हमने क्या क्या सीखा, हमने आज क्या सीखा, अभी आगे के और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लेकिन अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? हमने देखा इस क्वेश्चन के माध्यम से कि आपका जो दशावतार मंदिर है, ठीक है, गुप्त काल का, वो कहाँ पर में? देवगढ़ में है, उत्तर प्रदेश के देवगढ़ के अंदर में, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। दूसरा हमने देखा एक लक्ष्मण टेम्पल है खजुराहो के अंदर में। खजुराहो के मंदिर किसने बनाए थे, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। खजुराहो के मंदिर चंदेला राजवंश के राजाओं ने बनाए थे, ठीक है, चंदेला राजाओं ने, ठीक है, उनमें से धंग देव करके जो है राजा, उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए वहां पर में, ठीक है। तो चंदेला राजवंश का लक्ष्मण मंदिर आपको खजुराहो के अंदर में मिलेगा। सूर्य मंदिर जो है आपका, सूर्य, ठीक है, सन टेम्पल या सूर्य मंदिर जिसको आप लोग कहते हो, कोणार्क का, वो टेम्पल जो है नरसिम्ह देव वन ने, ठीक है, ईस्ट गंगा डायनेस्टी की, उन्होंने 1240 के अंदर में इसको बनवाया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने सीखी। एक है फ्रेंड्स बृहदेश्वर मंदिर। वैसे मैं आपको बता दूं बृहदेश्वर मंदिर दो है। कितने लोग जाना चाहते हैं बृहदेश्वर मंदिर? ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट संभावना होती है आप लोगों की दक्षिण भारत के अंदर में बृहदेश्वर मंदिर के बारे में जानना चाहते हो तो बताओ, अभी के अभी बता देता हूँ। ये बहुत बहुत सारे लोग जो है इसमें कंफ्यूज रहते हैं फ्रेंड्स, इवन जो लोग पढ़ाते हैं वो लोग भी इसके अंदर में कंफ्यूज रहते हैं, बट एग्जामिनर इसके अंदर में सवाल पूछता है फिर आप लोगों से, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ पूरा का पूरा एकदम कंपैरिजन के साथ में बताता हूँ आप लोगों को, दोनों के दोनों, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। देखिए फ्रेंड्स, एक है आपका बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, कलर चेंज कर देते नहीं तो मिटना जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर आपका कहाँ पर में है, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर जो है ना, इसको अपन ऊपर लिख देते हैं, बृहदेश्वर, बृहदेश्वर, ठीक है, टेम्पल। एक है तंजावुर के अंदर में, तंजावुर के अंदर में, तंजावुर में या तंजावुर जो भी आप बोलना चाहे, और एक है गंगई कोंड चोलपुरम में, गंगई कोंड चोलपुरम के अंदर में। ये पूरा शहर का नाम है ये, ठीक है। क्या है बोल के बता सकते हो आप लोग? गंगई कोंड चोलपुरम, ठीक है, गंगई कोंड चोलपुरम। तंजावुर के अंदर में जो बृहदेश्वर मंदिर था वो जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बनाया था राज राजा वन ने, ठीक है, राजा राजा, ठीक है, राजा राजा वन, ठीक है, इन्होंने बनवाया था इसको, बृहदेश्वर मंदिर को, तंजावुर वाला। और देखो एक क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में कि गंगई कोंड चोलपुरम के अंदर में भी एक बृहदेश्वर मंदिर है, वो किसने बनाया था? तो वो बनाया था राजेंद्र वन ने, राजेंद्र वन ने, ठीक है, राजा राजा वन का बेटा था राजेंद्र वन, ठीक है। तो पिताजी ने कहा बनाया था राजा राजा वन ने? तंजावुर के अंदर में बृहदेश्वर मंदिर। और वही जो है फ्रेंड्स राजेंद्र वन जो है उन्होंने कहा बनाया था, ठीक है, ये बनाया था गंगई कोंड चोलपुरम के अंदर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको याद रखना है, ठीक है। बाकी जो है फ्रेंड्स जो भव्यता है, ठीक है, उसी नाम से मंदिर बृहदेश्वर मंदिर जो है गंगई कोंड चोलपुरम में भी बना है, लेकिन जो भव्यता है, ठीक है, वो तंजावुर वाले मंदिर की बहुत ज़्यादा है। तंजावुर वाला जो मंदिर है, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, राज राजेश्वरा टेम्पल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इन दो मंदिरों को राज राजेश्वरा टेम्पल, राज राजेश्वरा, राजेश्वरा टेम्पल के नाम से भी इनको जाना जाता है, ये बृहदेश्वर मंदिरों को राज राजेश्वरा टेम्पल। क्यों? क्योंकि ये राज राजेश्वर जो भगवान है उनको समर्पित है, जो कि शिव जी का ही नाम है दक्षिण भारत के अंदर में। तो राज राजेश्वरा शिव जी को ही कहते हैं, तो शिव जी का शिव मंदिर है ये बेसिकली, ओके। तो ये याद रखना है, राज राजेश्वरा टेम्पल के नाम से भी इसको जानते हैं आप लोग। तो ये राजा राजा वन जो था ना, ठीक है, उसने नाम अपना रखा ही था राज राजेश्वरा भगवान के ऊपर में, भगवान का नाम रख लिया ताकि जनता में थोड़ा एक्सेप्टेंस बढ़े इसका, ठीक है, ओके। तो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में भी है, गंगई कोंड चोलपुरम में भी है। तंजावुर वाला किसने बनाया? आप लोग आंसर करेंगे, तंजावुर वाला किसने बनाया? गंगई कोंड चोलपुरम नाम का शहर भी राजेंद्र वन ने बसाया था, और गंगई कोंड चोलपुरम नाम का जो शहर है वहां पर में बृहदेश्वर नाम का मंदिर भी राजेंद्र वन ने बनाया था, ठीक है। ये दो चीजें हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये आप लोगों का छोटी सी 4-5 चीजें लाइन आपकी, लेकिन इस पर से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? उड़ीसा का लिंगराज मंदिर, खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, महाबलीपुरम का जो है शोर या तटवर्तीय मंदिर। चलो इसकी भैंस का अंडा, अभी पूरा का पूरा इसको जो है ना अपन लोग इसका पोस्टमार्टम ही करते हैं। आ जाओ बताओ इसका आंसर। चलिए आई होप आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स आंसर लगा दिया होगा यहाँ पर में। तो यहाँ पर मैं क्या बोला है आप लोगों से कि गुप्त काल का मंदिर कौन सा है। तो अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि दशावतार मंदिर, ठीक है, देवगढ़ में स्थित है। कितने लोगों को याद था? हाथ ऊपर करके जल्दी बता दीजिए आप सभी लोग, कितने लोगों को याद था गुप्त काल के अंदर में दशावतार मंदिर बना था देवगढ़ के अंदर में? अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था आप लोगों के सामने? ठीक है, तो इस तरीके से रिवीजन करते रहनी है आप लोगों ने, बार बार रिवीजन। जितने बार रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को याद रहेगा। कहां पर में है ये देवगढ़? ललितपुर के अंदर में। ललितपुर कहां पर में? ये ललितपुर यूपी के अंदर में, ठीक है। अच्छा, खजुराहो के कंदारिया महादेव टेम्पल, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेला वंश के राजाओं ने, ठीक है। चंदेला वंश के भी एक राजा थे धंगदेव, जिन्होंने बहुत इसमें योगदान दिया था, धंगदेव, ठीक है, चंदेला वंश के धंगदेव ने। अच्छा, उड़ीसा का लिंगराज मंदिर, उड़ीसा में भुवनेश्वर जो है फ्रेंड्स, वहां पर में आप लोगों को लिंगराज मंदिर मिलेगा, ठीक है। ययाति केसरी नाम के एक राजा थे, उन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। लिंगराज मंदिर शिव भगवान को समर्पित है, उड़ीसा का। तो आपको याद रखना उड़ीसा के अंदर में, उड़ीसा में कहा है तो भुवनेश्वर में, ठीक है, भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर के अंदर में है। और किसने बनाया था? तो ययाति केसरी नाम का एक जो है राजा था, उसने बनवाया था 11वीं शताब्दी के अंदर में, ठीक है, ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के अंदर में, खजुराहो के अंदर में। महाबलीपुरम, चलो ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है, ठीक है। महाबलीपुरम बहुत ही फेमस मंदिर, ठीक है, नरसिंह वर्मन, ठीक है, एक, जो के पल्लव वंश के राजा थे, पल्लव वंश के राजा थे, उन्होंने बनाया था महाबलीपुरम के तटीय मंदिर, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। शोर टेम्पल। मिट्टी का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय मृदा सर्वेक्षण सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? देखिए फ्रेंड्स, सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात यहाँ पर मैं क्या आ रही है आप लोगों की? सॉइल सर्वे करने की बात आ रही है, ठीक है। साइंटिफिक सर्वे जो है आप लोगों ने करना है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। तो वैसे ही सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया भी होता है। एक आपका सर्वे ऑफ इंडिया था, केवल सर्वे ऑफ इंडिया 1767 में 1767 के अंदर में बना था, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन अगर बात करें हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया की, ठीक है, तो वो कब बना था? इसके अलावा आप लोग ये भी बता देंगे सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर में है? जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो भारतीय जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मृदा सर्वेक्षण, उसकी स्थापना जो है आप लोगों की कब की गई थी? यहाँ पर में 47 के अंदर में की गई थी, जैसे आज़ाद हुए वैसे 50 में, 62 में, 56 में, कब की गई थी? आप लोग जल्दी से बताते जाएंगे, ठीक है। तो आंसर होगा फ्रेंड्स 1956 के अंदर में, ठीक है, 1956 में। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। साइंटिफिक सर्वे करने के लिए इस्तेमाल इसका जो है बेसिकली मेन काम है इसका। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, जो ये पूरा का पूरा सर्वे करता है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है फ्रेंड्स वो है नागपुर के अंदर में, ठीक है। कहाँ पर में है? सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नागपुर में। ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, कभी आ जाए अगर एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन तो याद होना चाहिए आप लोगों को। कहाँ है?
नागपुर, संतरा नगरी नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर में। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा था एक बार जल्दी से देख लीजिए आप सभी लोग। सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, 1956। हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स आप लोग लिखोगे इसके कहां पर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, चलो। नाउ फ्रेंड, द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? द बुद्ध एंड हिज धम्म, बुद्ध और उनका धर्म, इस पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, बी आर आम्बेडकर, सरोजनी नायडू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही बहुत सारे और भी सेशंस हो, और संडे के सेशन के लिए सभी लोगों को तैयार रहना है फ्रेंड्स। ठीक है, जो हम लोग एक इंपॉर्टेंट वाला सेशन करने वाले आप लोगों का, द बुद्ध एंड हिज धम्म, इस पुस्तक के लेखक कौन है जल्दी से बता दीजिए। तो डॉक्टर बी आर आम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो है फ्रेंड्स इसके लेखक है। और इसके अलावा देखिए ये पूरी की पूरी लिस्ट है आपकी, ठीक है, जो कि डॉक्टर बी आर आम्बेडकर के विचारों से विचार को प्रदर्शित करती है। कास्ट इन इंडिया, ठीक है, भारत के अंदर में जातियाँ, ठीक है, मूक नायक नाम का साप्ताहिक अखबार, ठीक है, रुपए की समस्या, बहिष्कृत भारत, ठीक है, जनता नाम का साप्ताहिक अखबार, जाति का उन्मूलन, ठीक है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की पुस्तक, संघ बनाम स्वतंत्रता, पाकिस्तान पर विचार, पाकिस्तान बनने के जो है फ्रेंड्स 7 साल पहले ही उन्होंने लिख दिया था। रानाडे, गांधी और जिन्ना, श्री गांधी और अछूतों की मुक्ति, ठीक है, पाकिस्तान या भारत का विभाजन, देखो उन्होंने पाकिस्तान बनने के 2 साल पहले लिख दिया था। ठीक है, पुस्तक पाकिस्तान या भारत का विभाजन। ठीक है, शूद्र कौन थे? महाराष्ट्र एक भाषाई प्रांत के रूप में, अछूत, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, बुद्ध एंड हिज धम्म, ऐसी पुस्तकें उन्होंने लिखी है। देखो, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, बुद्ध और कार्ल मार्क्स नाम की पुस्तक भी उन्होंने लिखी है। इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे आपके। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में है ये आप लोगों का ऑलरेडी फ्रेंड्स। ये जो है आपका जो इमेज वाला सेक्शन है ना, उसके अंदर में डाला हुआ है टीचिंग परीक्षा के ऐप में, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पता होगा ऐप के ऊपर में है। हु वॉज बॉर्न इन 1902 इन सिताब दियारा, बिहार। सिताब दियारा के अंदर में उनकी जो है उनका जन्म हुआ था 1902 के अंदर में। इनमें से कौन थे? ठीक है, चलिए आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ कि बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, इनको हीरो जो है बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे आपका बेसिकली, इनको जो है ये इन्होंने जो है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर में इनको हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे वो जी। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण 1902 के अंदर में शताब्दी आरा बिहार के अंदर में इनका जन्म हुआ था। इनको जो है हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं, हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जो है वो रहे। तो कर्पूरी ठाकुर के बारे में चलिए बता दीजिए। 2 बार, ठीक है, 2 टाइम्स सीएम रहे ये बिहार के। ठीक है, कर्पूरी ग्राम के अंदर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ पर में? कर्पूरी ग्राम बिहार के कौन से जिले के अंदर में आता है कर्पूरी ग्राम? बताइए जल्दी से। कर्पूरी ग्राम कौन से वाले जिले के अंदर में आता है आप लोगों का? ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जी के नाम के ऊपर में उनका नाम रख दिया गया है उसका। ओके, तो ये सारे जितने भी लोग हैं ये बिहार के हैं, बिहार में जिनका जन्म हुआ है बिहार के लोग हैं। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। 1902 में इनका शताब्दी आरा के अंदर में जन्म हुआ था। जयप्रकाश नारायण, जेपी के नाम से भी जानते हैं इनको। ठीक है, और एक चीज़, इनको हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स ये जब क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में इनको जेल में डाल दिया गया था, तो जयप्रकाश नारायण जेल से भाग गए थे। कौन सी जेल से भागे थे जयप्रकाश नारायण? तो हजारीबाग जेल जो है फ्रेंड्स, वहाँ से वो फरार हो गए थे। ये याद रखना है आप लोगों ने, हजारीबाग जेल से। हजारीबाग जो जेल है वहाँ से फरार हो गए थे। ठीक है, ये याद रखना है आप सब लोगों ने। ठीक है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट स्थलाकृतियाँ किस चीज़ से बनती है? बताइए।
पोल भी दे दिया आप लोगों की तरफ में, 2000 प्लस लाइक्स हो गए फ्रेंड्स आप लोगों के। इसी तरीके से आप लोग जो है सेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और ये रिवीजन करवा रहा हूँ आपके, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को कम से कम याद हो जाना चाहिए जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए रिवीजन हो रही है। जी, तो ये अंडरग्राउंड वाटर जो होता है ना, भूमिगत जल, उसके वजह से बनता है। तो भूमिगत जल क्या होता है, भूमि के अंदर में जल होता है वो गुफाओं में टप टप टपकता रहता है, ठीक है। और उसके टपकन के कारण, ठीक है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट बनते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो देखिए स्टेलेक्टाइट क्या होता है आप लोगों का, स्टेलेक्टाइट जो है आप लोगों का एक जो है आइसिकल शेप का फॉर्मेशन है जो हैंग करता रहता है, मतलब कि इस तरीके से लटकता रहता है सीलिंग से, ठीक है, स्टेलेक्टाइट, ओके। और उसी तरीके से जब ये नीचे गिर जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, नीचे गिर जाता है यहाँ पर में नुकीले इस तरीके से यहाँ पर में बनाता है, वो नीचे गिर कर भी वो टपक, कुछ तो गिर जाते होंगे पानी के ना, उसके उसमें मिनरल्स मिक्स होते हैं, जो भी उसके अंदर में जो मिक्स है वो, तो इस तरीके से नीचे गिर जाते हैं, उसको स्टेलेगमाइट कहते हैं। तो ये क्या होता है आपका अपवर्ड ग्रोइंग माउंड, मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ में जो जा रहे हैं उसको स्टेलेगमाइट कहते हैं, ठीक है। नीचे में जो होते हैं स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टाइट, ठीक है, ऊपर से ऐसे उल्टा लटका रहता है, ओके। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख लेंगे। तो स्टेलेक्टाइट को ऐसे याद रख लीजिए कि भाई आप पी के टाइट है, ठीक है, और ऐसे उल्टे लटके हुए हैं आप एकदम, ठीक है। और अगर आप स्टेलेगमाइट हो, स्टेलेगमाइट मतलब आप समझ लीजिए कि टाइट नहीं है तो आप माइट है, ठीक है, माइट हो आप, माइटी किंग, होशियार हो आप, तो आप ऐसे सीधे खड़े हो। और जो टाइट है एकदम, वो एक गाना आया था ना, जुगनी पी के टाइट है, तो वैसा वाला कि ये भाई स्टेलेक्टाइट है, तो टाइट है तो उल्टा लटका हुआ है ये, ठीक है, उल्टा। तो ये छत पे जो लटका, क्योंकि देखो मजाक की बात है लेकिन ये एग्जाम के अंदर में भी आने वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। एक ऐसी संरचना भूमिगत जल के कारण बनने वाली जो कि छत से लटकी हुई होती है उसको क्या कहते हैं। अब स्टेलेक्टाइट भी ऑप्शन में आएगा, स्टेलेगमाइट भी ऑप्शन में आएगा, तो आप क्या लगाओगे। उस समय आपको दानिश सर याद आएंगे कि दानिश सर ने बताया था कि जुगनी पी के टाइट है, ठीक है, टाइट है तो वो ऊपर से लटकी हुई रहती है, ठीक है। तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट, माइट वैसे स्पेलिंग अलग है लेकिन माइटी किंग टाइप का, माइटी होशियार, ऐसा याद रख लो, जो होशियार इंसान है वो सीधा खड़ा रहता है, ठीक है, उस ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते थे, ठीक है। चलो आई होप अब ये आप लोगों को याद रह जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। नाउ फ्रेंड, टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व, टर्शियरी एक्टिविटी, तृतीयक श्रेणी जो होती है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है ये बताइए आप लोग। एनसीईआरटी का जो 11-12 का लेवल तक का जो है ना वो आप लोगों को करवा रहा हूँ मैं, जल्दी बताते रहिए इसका। देखिए तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में कौन शामिल है, प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण या खुदाई, एक्सट्रैक्शन ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आप प्राकृतिक चीज़ों की खुदाई कर रहे हो मतलब आप माइनिंग कर रहे हो ना, माइनिंग, और माइनिंग जो होती है फ्रेंड्स वो प्राइमरी में आती है, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती है, प्राथमिक गतिविधियों में। कच्चे तेल का प्रसंस्करण और परिवर्धन, ठीक है, कच्चे तेल का प्रसंस्करण करना, प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग हमेशा सेकेंडरी में आती है, सेकेंडरी के अंदर में, सेकेंडरी के अंदर में आती है। उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान, ये है आपका सर्विस सेक्टर, सर्विसेज जब देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं टर्शरी सेक्टर, तृतीयक श्रेणी। तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो जब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को तो वो टर्शरी श्रेणी के अंदर में, टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर में आती है। वैसे फ्रेंड्स एक थोड़ा सा हाई लेवल के कुछ पॉइंट्स है वो आपको बताना चाहता हूँ, जो बच्चे यहाँ देख रहे हैं उन लोगों का फायदा हो जाएगा। देखिए प्राइमरी ये एनसीईआरटी का है पूरा, आप लोगों को ध्यान से देखिएगा आप लोग। प्राइमरी जो है आप लोगों को प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन होता है, जो नेचर से चीज़ें निकलती है, प्राकृतिक चीज़ों से जो चीज़ें प्राप्त होती है, चाहे आप माइनिंग करके खुदाई करके निकालो, चाहे आप एग्रीकल्चर करो, चाहे आप पशुपालन करो, क्योंकि पशु आप घर में नहीं बना रहे, ठीक है, नेचर से मिल रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोग मछली पकड़ रहे हो, ठीक है, या फिर जंगलों में से जो भी चीज़ें प्राप्त आप लोग करते हो, ये सब क्या है आप लोगों का प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर में आता है, प्राथमिक गतिविधियों के अंदर में, ओके। माइनिंग प्राथमिक गतिविधियों में आएगा, नेचर से आप निकाल रहे हो। जब आप उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, उसकी प्रोसेसिंग करते हो, प्रसंस्करण करते हो क्या, या फिर कोई चीज़ प्राइमरी चीज़ का इस्तेमाल करके कोई नई चीज़ बनाने की कोशिश करते हो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में, वो सेकेंडरी कहलाता है। तृतीयक श्रेणी जो होती है आप लोगों की टर्शरी जो एक्टिविटीज़ है आप लोगों की, उसके अंदर में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। जैसे आपने एक दुकान खोली और उनको सामान बेच रहे हो तो एक सर्विस दे रहे हो, आप बड़े बाजार से खरीद के ला रहे हो और ग्राहकों को यहाँ पर में दे रहे हो, थोड़ा बीच में आपका मुनाफा जो भी है, क्योंकि घर पर सब कुछ चलाना है। तो टर्शरी, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू
कंज्यूमर एंड बिजनेस। ठीक है, एक जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में और आप लोगों को चीज़ देखनी है, क्वाटरनरी और क्वीनरी। ठीक है, आप लोग जब छोटे स्तर के ऊपर में होते हो, छोटे स्तर मतलब कि आप लोग 6वीं 7वीं 8वीं स्तर के ऊपर में होते हो, टर्शरी तक आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ता जाता है वो उसमें और कुछ स्तर जोड़ दिए जाते हैं। जैसे क्वाटरनरी, चतुर्भागात्मक गतिविधियाँ, इसमें रिसर्च, ट्रेनिंग, टीचिंग, इसको क्वाटरनरी के अंदर में रख दिया गया है। अगर क्वाटरनरी ना हो तो वो टर्शरी के अंदर में आ जाता है, तो टर्शरी के ही ये भाग है। ठीक है, तो क्वाटरनरी जो है आप लोगों का थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है। अगर टर्शरी के ऊपर में भी आ जाए हम लोग, तो क्वाटरनरी के अंदर में रिसर्च वाला भाग, जो भी रिसर्च एंड ट्रेनिंग का भाग है, टीचिंग का भाग है, ठीक है, वो क्वाटरनरी में आ जाएगा। वही क्वाइनरी वो सबसे ऊपर, ठीक है, डिसीजन टेकिंग वाला, सीईओ टाइप के जो लोग होते हैं कंपनी के अंदर में, या सरकार में प्रधानमंत्री टाइप के जो लोग होते हैं, ठीक है, उसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जो होते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, डिसीजन लेना होता है उनको, पॉलिसी बनानी होती है, उनको पंचांगी गतिविधियाँ कहते हैं, क्वाइनरी। तो अब ना आप लोगों को मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप लोगों को इसके ऊपर में बेस में क्वेश्चंस बनाऊंगा आपका, जिसके अंदर में क्वीनरी और क्वाटरनरी वाले क्वेश्चंस रहेंगे। कितने लोग तैयार हैं मुझे बताइए यहाँ पर में। ठीक है, ओके, चलिए। अब देखिए यहाँ पर में जो एग्जाम के अंदर में जो क्वेश्चंस आपके हैं, ठीक है, उसके अनुसार आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कि जो आपका क्वीनरी है पीयू जी, वो कपड़े वाला नहीं है। यहाँ पर मैं इसको बेसिकली गोल्ड कॉलर प्रोफेशन कहते हो उसको। ठीक है, गोल्ड कॉलर प्रोफेशन। ओके, तो गोल्ड कॉलर प्रोफेशन किसको कहा जाता है, ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। गोल्ड कॉलर प्रोफेशन ये कहा जाता है क्वीनरी सेक्टर को, जो सबसे ऊपर होती है, सबसे ऊपर जो डिसीजन मेकिंग करती है। ठीक है, तो देखिए क्वीनरी एक्टिविटीज के बारे में एनसीईआरटी में भी आप लोगों को दिया हुआ है, द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग क्वीनरी एक्टिविटीज कहलाती है। तो डायरेक्टली मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है एग्जामिनर इनका ये क्वेश्चन बनाए, उससे पहले हम बनाकर दे देंगे बच्चों को ये क्वेश्चन। ठीक है, कि सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकर्स जो है वो कौन सी एक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं। तो टीचिंग परीक्षा पर आप लोगों को ये जो है फ्रेंड्स मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी ही, तो तैयार रहिएगा सभी लोग। शालू पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप लोगों ने तैयार रहना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के वित्त आयोग को कौन नियुक्त करता है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव? इसका तो पोल भी बनता है भाई। बताइए जल्दी जल्दी से। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति जो है फ्रेंड्स ये करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आंसर इसका नन ऑफ दी अबव हो जाएगा यहाँ पर में। तो कितने लोग हैं जिन्होंने नन ऑफ दी अबव आंसर लगाया है यहाँ पर? ठीक है, प्रेसिडेंट कुछ लोग हैं लगा रहे हैं यहाँ पर में आंसर, बहुत अच्छी बात है। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति। ऐसा ही होता है फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट, जैसे बिहार स्टेट का फाइनेंस कमीशन होगा, उत्तर प्रदेश स्टेट का फाइनेंस कमीशन होगा, झारखंड का फाइनेंस कमीशन होगा, वो उसकी नियुक्ति करेंगे वहाँ के गवर्नर। ठीक है, और भारत का जो वित्त आयोग होता है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो हर 5 साल के अंदर में जो होता है फ्रेंड्स क्या होता है आप लोगों का जो वित्त आयोग है उसकी नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल नंबर 280 इसके तहत इसकी नियुक्ति होती है। ठीक है, अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य इसके अंदर में होते हैं आप लोगों के। ठीक है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। अभी आप लोगों का जो है फ्रेंड्स जो 15वां फाइनेंस कमीशन था आपका, ठीक है, उसका खत्म हो चुका है, उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसकी जो है सिफारिश चालू है अभी। ठीक है, 15वां फाइनेंस कमीशन जो था उसके एनके सिंह थे। अभी 16वां फाइनेंस कमीशन आप लोगों का बन चुका है, 16th नंबर का फाइनेंस कमीशन, अरविंद पनगाड़िया। ठीक है, अरविंद, ठीक है, पनगाड़िया, ठीक है, वो उसके अध्यक्ष है 16वें फाइनेंस कमीशन के, अरविंद पनगाड़िया। ठीक है, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, अरविंद पनगाड़िया। बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कब बन गया? ठीक है, बताइए। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल कैसे बन गया और कब बन गया? देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कब बन गया, तो आपका 1833 के अंदर में कानून आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, 1833। इसके तहत जो है क्या किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी,
अब उसका नाम बदल कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, अब उनको कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो आंसर उसका सी हो जाएगा, 1833 के अंदर में किया गया था ये काम, ठीक है। चलिए, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है फ्रेंड्स भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। देखिए आप लोगों से अभी मैंने कहा और टीम ने उसके ऊपर में क्वेश्चन लगा भी दिया है, हमारी टीम। तो टीचिंग परीक्षा की जो टीम है फ्रेंड, जो पीछे से काम कर रही है आप लोगों के लिए, यूट्यूब के ऊपर में बैठकर आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली आपके कमेंट्स को मॉनिटर करने वाली टीम, चाहे आप लोगों के लिए जो है कंटेंट क्रिएट करने वाली टीम, ठीक है, चाहे आप लोगों के लिए सेशन लगाने वाले या फिर जो बाकी और आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं दिन रात, ठीक है, वो सभी पूरी टीम का ये एक जो है फल है कि हम लोग जो है 5.5 लाख क्रॉस कर चुके हैं, 5.5 लाख का परिवार हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे ताकि पूरे के पूरे लोग मोटिवेटेड रहे। तो पंचांगी गतिविधियां या क्वाइनरी एक्टिविटी जो होती है आप लोगों की फ्रेंड्स, इसके अंदर में क्या होता है, ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग की जाती है। सबसे बड़े लेवल पर जो डिसीजन मेकिंग की जाती है उसको पंचांगी गतिविधियां कहते हैं, क्वाइनरी एक्टिविटीज, ठीक है। प्रधानमंत्री या ब्यूरोक्रेट जो बड़े स्तर के ऊपर में जो भी वो लोग करते हैं चीज़ें, वो सारी की सारी आप लोगों की पंचांगी गतिविधियों के अंदर में आती है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब याद रहेगा आप लोगों को, हमेशा के लिए याद रहेगा। चलिए, तो इसीलिए आप लोगों के लिए लगाया है ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है। देखिए पंचांगी क्वाइनरी एक्टिविटीज, एनसीईआरटी का पॉइंट है, डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, क्वाइनरी एक्टिविटी पंचांगी गतिविधियों के अंदर में होती है। एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोगों से। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, जो आगे में भी पूछे जाने की संभावना है। बताइए अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोग से, बिहार लोक सेवा आयोग से, वित्त आयोग से, किससे रिलेटेड है? देखिए आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि यूपीएससी का तो डायरेक्टली नाम है, लेकिन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम डायरेक्टली नहीं है, वहां पर में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। जो अलग अलग राज्य है उन लोगों के जो आयोग है उनके नाम आपको दिए गए उनके लिए। वित्त आयोग जो है द फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये है आर्टिकल नंबर 280, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको। और अरविंद पनगाड़िया जो है फ्रेंड्स 16वें नंबर के फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष बने हैं, 16th फाइनेंस कमीशन के, तो ये भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो वित्त आयोग 280। ना फ्रेंड, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ध्यान से समझिए आप लोग, ये है हमारा भारत और यहाँ पर में इस इलाके के अंदर में राष्ट्रकूट साम्राज्य हुआ करता था, ठीक है, राष्ट्रकूट साम्राज्य, ठीक है, कर्नाटक महाराष्ट्र के इलाके के अंदर में नीचे में। इस साम्राज्य की स्थापना की थी दांती दुर्ग ने, ठीक है, दांती दुर्ग ने। वहाँ पर में पहले जो है फ्रेंड चालुक्यों का शासन था, चालुक्य साम्राज्य था वहाँ पर में, उसको खत्म करके अपना साम्राज्य राष्ट्रकूट साम्राज्य स्थापित किया था दांती दुर्ग ने, ठीक है, दांती दुर्ग, ये भी याद रखेंगे। दांती दुर्ग ने एक जो है यज्ञ किया था जिसको हिरण्यगर्भ अनुष्ठान कहते हैं, ठीक है, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान। मान लीजिए कि आप जन्म से क्षत्रिय नहीं हो, ठीक है, कितने लोग हैं जो जन्म से क्षत्रिय नहीं है? अगर आपको क्षत्रिय बनना है, ठीक है, क्योंकि राजा बनने के लिए क्षत्रिय बनना पड़ता था, तो क्षत्रिय बनना है तो एक निंजा टेक्निक जिसमें आप हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करो, ठीक है, और जब वो अनुष्ठान कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसा माना जाएगा कि आपका नया जन्म हो गया है, ठीक है। पहले आप जो है जो भी वर्ण में थे अब आप क्षत्रिय बन गए। अलग अलग जो है यहाँ पर में जो है ना शॉर्टकट निकाल लिए थे, भाई ऐसा नहीं तो फिर ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके कर लेंगे अपन एडजस्ट, इस तरीके वाला, ठीक है। तो जिसको भी क्षत्रिय बनना है, ओके, दांती दुर्ग जो है उन्होंने किया था हिरण्यगर्भ अनुष्ठान, ठीक है, गर्ल्स ऑटोमेटिकली क्षत्रिय होती है। देखो जितने भी लोग जो लड़ाकू होते हैं, ठीक है, युद्ध करते हैं, ठीक है, बेसिकली सैनिक वगैरह जितने भी होते हैं ना वो क्षत्रिय होते हैं, ये याद रखना है आप लोग। अब मैच कर लेना आप लोग, ठीक है, पिछले शब्द को इससे। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। काफ़ी सारी जो चीज़ें बनाई गई थी आप लोगों की, ठीक है, जो काफ़ी सारे भवन, काफ़ी सारे मंदिर, काफ़ी सारी चीज़ें बनाई गई। एक है आपका कैलाश टेम्पल, कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, कैलाश टेम्पल, ठीक है, कैलाश टेम्पल एलोरा का। एलोरा कहाँ पर में है? महाराष्ट्र के अंदर में, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का जो एलोरा है वहाँ पर में कैलाश टेम्पल राष्ट्रकूट समयकाल के अंदर में बना था। DSSB में क्वेश्चन आया था कि किसने बनाया था कैलाश टेम्पल, तो ये बनाया था, ठीक है, तुम्हारे चचा का लड़का कृष्णा वन ने बनाया था, ठीक है। ये आपका राष्ट्रकूट वंश का शासक था, राष्ट्रकूट
वंश का ही शासक था ये, कृष्णा वन, उसने बनवाया था ये मंदिर एल्लोरा में, कृष्ण कैलाश मंदिर। अच्छा एक और चीज़ बताता आपको, देखो एक तो है कैलाश टेम्पल, वो है आपका एल्लोरा महाराष्ट्र के अंदर में, एक पूरे पहाड़ को काट कर बनाया गया। देखिए समझ इमेजिन करो यहाँ पूरा पहाड़ था, वो पहाड़ को ऊपर से तराशते हुए आए और नीचे की तरफ ऐसा बनाए पूरा का पूरा मंदिर। एक भी छोटी सी गलती का भी चांस नहीं था यहाँ पर में, अगर एक छोटी सी भी गलती होती ठीक है तो पूरा का पूरा गया। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स एक ऐसा ही एक ऐसे ही नाम का मंदिर है कैलाश नाथ टेम्पल, ठीक है, जो यूपी सुपर टेट में आया था। कैलाश नाथ टेम्पल किसने बनाया, वो है आप लोगों का कांचीपुरम के अंदर में कैलाश नाथ, कैलाश बोले केवल तो आप लोगों का एलोरा महाराष्ट्र में, कैलाश नाथ टेम्पल कांचीपुरम के अंदर में, ठीक है। वो मंदिर बनाया था तुम्हारे मामा का लड़का नरसिंह वर्मन दो ने, ठीक है, पल्लव राजा था वो नरसिंह वर्मन दो, ठीक है, उसने बनवाया था, ये याद रखना आप लोगों ने। नरसिंह वर्मन दो, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन दो, कांचीपुरम में कैलाश नाथ टेम्पल, बढ़िया से सुंदर सुंदर सी मूर्ति है उसके अंदर में, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखो, अगर आप लोग सही से पढ़ना चाहोगे ना, जिस दिन मुझे लगेगा ना कि यार ये बच्चे बिल्कुल एकदम उत्साह के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के लाइक्स, आपके जो शेयरिंग है, आपके कमेंट्स एकदम स्पीड से जाते होंगे, मैं मूड में आ गया तो फिर मैं आप लोगों को जो है ना फ्रेंड्स एकदम डिटेल में जाकर सारी की सारी चीज़ें याद करा दूंगा, जितना चीज़ें बतानी है, जो जो बताना है, हर एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। जिस दिन बस वो मैटर करता है कि आप कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, ठीक है, आप कितने लाइव आ रहे हो, कितने ज़्यादा आप शेयरिंग कर रहे हो, कितने ज़्यादा आप लोगों की तरफ से रिस्पांस मिल रहा है। जितना रिस्पांस आपकी तरफ से उतना ज़्यादा मज़ा आता है, पढ़ाने में मज़ा आता है फिर, ठीक है। आप लोग भी जब टीचर बनोगे तो आप भी ये चीज़ फील करोगे, आप देखना जब आप बढ़ोगे और आप बहुत बड़े लेवल के ऊपर में पढ़ाओगे, और मुझे बहुत इच्छा है कि आप लोग बढ़ो करके। और अभी जो है फ्रेंड्स आज एक शॉर्ट डाला गया है, ठीक है, वो ज़रूर देखना आप लोग, ठीक है। एक शॉर्ट है टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे अगर आप लोग जाओगे, ठीक है, तो वहाँ एक शॉर्ट आप लोगों को दिखेगा। देखिए फ्रेंड्स 5,50,000 प्लस सब्सक्राइबर्स आपके हो चुके हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। शॉर्ट वाले सेक्शन में आप जाओगे तो आप देखोगे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक सक्सेस किट जो है, इसको ज़रूर देखिएगा आप लोग सभी लोग, और लाइक ज़रूर कर देना यार इस शॉर्ट को, ठीक है, बहुत मेहनत लगी है। और ऐसा ही कुछ चीज़ें आगे जाकर आपके लिए भी प्लानिंग की जाएंगी आगे जाकर। तो इसको ज़रूर देखिए फ्रेंड्स आप लोग, आपको जो है हमें भी हौसला मिलेगा कि यार आप लोगों के लिए भी ऐसे ही की जाए। और ये आप लोगों का सेशन चल रहा है, जितने भी बच्चे हैं जो लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, वो लोग जो है फ्रेंड्स ये लिंक ट्री नाम की एक लिंक है आप लोगों की डिस्क्रिप्शन में ही दी गई है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर में आप लोगों का एक पेज खुल जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर में क्लिक करते ही आप लोगों का जो भी आप कोर्स लेना चाहते हो, चाहे बीपीएससी टीआरई जो है आपका पीआरटी का हो 3.0 का, चाहे 4.0 का पीआरटी हो, रिवीजन बैच हो, सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। केवल 30 सेकंड लगते हैं, 30 सेकंड के अंदर में आपका जो है यहाँ पर में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह के और भी जो क्वेश्चंस है वो हम लोग करते रहेंगे आगे में भी, हमारे आने वाले सेशंस के अंदर में भी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल 1 बजे, कल तो आई थिंक कल फ्राइडे है आप लोगों का, कल 1 बजे नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग जो है संडे की टेस्ट है उसके लिए आप लोगों ने तैयार रहना है ज़रूर, ठीक है। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे सेशन को। इसके साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स आप कौन कौन सी और चीज़ें पढ़ना चाहते हो वो कमेंट करके बताएंगे मुझे, प्लस संडे की टेस्ट के लिए कितने लोग तैयार हैं ये भी बता देंगे। आपको तैयार रहना है टेस्ट के लिए, ठीक है। बाय, थैंक यू।